का स्वागत है। पिछले करीब एक हफ्ते से आप ऐसी खबरें देख रहे हैं जिसमें कहा गया कि दिल्ली और एनसीआर में दम घोटू हवा है। यहाँ हवा जहरीली हो गई है और दिल्ली में दम घुट रहा है। हालात इस कदर बिगड़े कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, लेकिन लोगों को इस प्रदूषण से बचाने की जिम्मेदारी जिन नेताओं पर थी उनकी तरफ से कुछ भी ठोस नहीं किया गया। कल और आज एनजीटी ने उन्हें फटकारा भी। हम आपको एनजीटी के हुई सुनवाई के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर बुधवार की है जब दिल्ली एनसीआर बुरी तरह से स्मॉग में घिरा था। लोग बुरी तरह खांस रहे थे, आंखें जल रही थी और सांस लेने में भी दिक्कत थी। गुरुवार को हालात में थोड़ा सुधार हुआ, स्मॉग में कमी आई और आज आसमान और भी साफ दिखा। हालांकि दिल्ली एनसीआर में सांसबंदी से राहत नेताओं की वजह से नहीं मिली। सांसबंदी से राहत भी भगवान ने दिलाई, क्योंकि बुधवार रात करीब 3 बजे से हवा की स्पीड बढ़ी। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने लगी, जिससे स्मॉग कम हुआ। सवाल यह है कि क्या प्रदूषण से जान बचाने के लिए हम भगवान भरोसे हैं? हम ऐसे कई सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सांसबंदी का संकट सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये संकट आधे हिंदुस्तान पर छाने लगा है। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से बाहर देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदूषण का असर जिंदगी पर पड़ा है। सिर्फ जिंदगी पर ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक धरोहरों पर भी पड़ रहा है। जिस पंजाब में पराली विवादों में है, वहीं का स्वर्ण मंदिर अपनी चमक खो रहा है। 17वीं सदी की शुरुआत में बने स्वर्ण मंदिर का गुंबद, दीवार और संगमरमर प्रदूषण की वजह से काला पड़ रहा है। मंदिर परिसर के आसपास गाड़ियों की आवाजाही, बाउंड्री से सटे दर्जनों होटल और धुआं उगलते जनरेटर सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। प्रदूषण के खतरे पर आईआईटी दिल्ली ने साल 2013 में अपनी एक रिपोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को सौंपी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए कुछ कदम उठाए। इसमें पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मंदिर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एयर एविएंट प्लांट और वाटर पोल्यूशन को मापने के लिए रेन वाटर स्पेलिंग प्लांट लगाया था, लेकिन उन वजहों पर सख्ती नहीं दिखाई जिससे प्रदूषण बढ़ रहा था। लिहाजा स्वर्ण मंदिर पर खतरा बना हुआ है। ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल भी संकट में है। कूड़े को जलाए जाने की वजह से उठने वाला धुआं ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहा है। आगरा के ग्रीन एक्टिविस्ट ने आईआईटी कानपुर और जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रिसर्च का हवाला देते हुए कहा है कि ब्राउन और ब्लैक कार्बन के साथ धूल की वजह से 17वीं सदी में बने ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। दिल्ली के कोटला फिरोज शाह में मौजूद 2000 साल पुराने अशोक स्तंभ के अभिलेख भी प्रदूषण और मौसम की मार के कारण मिट रहे हैं। इस ऐतिहासिक स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में मौर्य सम्राट अशोक के आदेश लिखे हुए हैं। फिरोज शाह कोटला के अंदर 3 मंजिला स्मारक अशोक स्तंभ है। यह अंबाला के टोपरा से लाया गया था और फिरोज शाह ने इस स्तंभ को यहां लगवाया था। ऐतिहासिक इमारतों पर प्रदूषित हवा का असर नेपाल तक पहुंच जाता है। नेपाल में महात्मा बुद्ध का ऐतिहासिक जन्मस्थान लुम्बिनी भी है, जो प्रदूषण के गंभीर संकट से जूझ रहा है। तो ये हालत है हमारी ऐतिहासिक धरोहरों की। अब देखते हैं आज एनजीटी में क्या हुआ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने आज दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार से कई बड़े सवाल किए। ऑड इवन लागू करने को लेकर एनजीटी ने कहा कि जब तक आप इसके फायदे नहीं बता देते तब तक ये दिल्ली में लागू नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास तैयारी के लिए 1 साल का वक्त था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने पॉल्यूशन पर काबू पाने के लिए 100 रास्ते बताए, लेकिन सरकार ने हमेशा ऑड इवन को चुना। दरअसल दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से 17 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन एनजीटी में कल की सुनवाई के बाद यह तय होगा कि दिल्ली में ऑड इवन लागू होगा या नहीं। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो ऑड इवन के दौरान जो गैसेस की मात्रा थी, जो प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा थी, तो ऑड इवन का ऐसे समय में लगाना जब उसकी आत्मा ही ये कह रही है कि वो एक सही कदम नहीं है, तो ऐसे में जब एक सही कदम नहीं है तो एनजीटी ने पूछा है कि क्या आपका ऑड इवन लगाना अभी उचित है या नहीं, ये बताएं। तो
एनजीटी का कहना है कि क्या दिल्ली सरकार ऑड इवन को शॉक ट्रीटमेंट की तरह यूज कर रही है। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हरीश खुराना जी, हारून यूसुफ साहब जो कि सीनियर लीडर है कांग्रेस के और कई साल सीधा सरकार में मंत्री रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ ऋचा पांडे जी हैं जो स्पोक्स पर्सन है आपकी, और मेरे साथ गौरव अग्रवाल हैं जो आज उस हवा में सांस ले रहे हैं जो दम घोटू है। वैसे हारून साहब, ऋचा जी और हरीश भाई भी उसी हवा में सांस ले रहे हैं जो दम घोटू है। गौरव, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपके मन में क्या सवाल उठता है। तीसरे दिन, चौथा दिन है आज, और चौथे दिन तक आते आते अगर सूर्य भगवान आज तेजी से दर्शन न देते तो ये संकट और गहरा जाता, हवाएं न चलती तो ये संकट और गहरा जाता। किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं किया। आपका क्या कहना है? दीपक जी, मेरा कहना यह है, इस देश के आम नागरिक की तरफ से मेरा कहना यह है कि ये आज हमारे इस पैनल में जितने भी पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता बैठे हुए हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी क्या गलती है इसमें साहब, आप हमें बताएं। हमारे वोट से ये सरकार बनती है, हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के कंट्रीब्यूशन से ये सारे खर्चे चलते हैं, इस देश का खर्चा चलता है, यहाँ के मंत्री प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। तो हम इस दम घोटू सांस हवा में क्यों सांस ले रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। हम हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको क्या भविष्य देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आज एक बात मान के चलिए, आज मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। अगर मुझे घर से बाहर निकलना है, क्योंकि इस देश का जो आम आदमी है, आम नागरिक है, उसको अपना परिवार चलाना होता है, अपनी रोजी रोटी चलानी होती है। मेरा बेसिक राइट है कि मैं खुली हवा में सांस लूं, स्वच्छ हवा में सांस लूं। मेरे पास वही नहीं है तो कैसे, मतलब कैसे गाड़ी चलेगी इस देश की, कैसे गाड़ी चलेगी। और ऋचा जी, सबसे पहले आपसे सवाल जो गौरव ने पूछा है, गौरव अग्रवाल की गलती क्या है, बताइए। बिल्कुल, गौरव अग्रवाल की या मेरी या आपकी, हम लोगों की कोई गलती नहीं है, और एक तरह से हम सबकी भी गलती है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो पराली जला रहे हैं, हम ही लोग हैं जो नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं, हम ही लोग हैं जो प्लास्टिक बैन होने पर भी प्लास्टिक खरीदते हैं और उसको जलाते हैं। हमारे घर में 5-5 डस्टबिन होते हैं और 5 डस्टबिन में हम ब्लैक पॉलिथीन लगाते हैं और हम हर रोज उसको चेंज करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे देश में अभी भी उसको कैसे उसको वापस सॉलिड मैनेजमेंट करेंगे। तो एक ना कहीं ये एक समाज की ही रिफ्लेक्शन है। पहले तो नहीं, आप ये बोले आप जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है, आपकी सरकार है। ऋचा जी, टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, आपकी सरकार है, आपकी सरकार भी व्यक्तियों से बनी है, नहीं गौरव अग्रवाल के वोट से बनी है, व्यक्तियों से बनी है, और हर व्यक्ति इस वक्त इस सिस्टम का जिम्मेदार है। चाहे वो सरकार में हो व्यक्ति या वो व्यक्ति सरकार में ना हो, वो सभी जिम्मेदार हैं। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हो, सरकार में राजनीतिक भाषण हो गया। ऋचा पांडे जी, अगली बार आप चुनाव में खड़े हो जाना, अगली बार आप चुनाव में खड़े हो जाना, राजनीतिक भाषण दे दिया आपने। अब हरीश खुराना जी, आपने एक ओपन हैंडेड आपने कहा था, और इसका उत्तर इसी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं कोई तर्क वितर्क आपसे नहीं करता हूं। मैं हरीश खुराना जी से भी पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल के पास भी जादू की छड़ी थी, वो दिल्ली को बदलने वाले थे, भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले थे। आपकी सरकार के पास भी जादू की छड़ी थी। मुझे बताइए, वो जादू की छड़ी 3-3.5 साल से काम क्यों नहीं कर रही है, और गौरव अग्रवाल जी परेशान क्यों है, उनकी गलती क्या है? देखिए, मैं बड़ी बेबाकी से बात करूंगा और बहुत सच बोलूंगा। 15-20 साल से, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, चूंकि पॉल्यूशन कभी एक मुद्दा नहीं बना, चुनावी मुद्दा नहीं बना, इसलिए लोगों का ध्यान नहीं गया, पॉलिटिशियंस का ध्यान नहीं गया कभी भी। नहीं, आप वो बात कर रहे हैं, आप लोग वो बात करते हैं नेता लोग कि जो कहा गया था ना, एक रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसमें पूछा कि आदमी सड़क पे क्यों जा रहे हैं, बोले साहब इनके पास खाने को रोटी नहीं है। बोले रोटी नहीं है तो केक खाएं, ब्रेड नहीं हो तो केक खाएं। दीपक जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए मेरी। बीच में अगर मैं 1 मिनट मुझे 2 बात करने दीजिए। मेरा कहना यही है कि आज हम प्रॉब्लम यही आ रही है
कि हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने कोई गलती मानने को तैयार नहीं है। आज मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बैठा हूं तो मैं बेबाकी से बोलूंगा, एमसीडी में भी एमसीडी क्योंकि हमारी सरकार है, ये देखिए मैं कोई एमसीडी का डिफेंड करने नहीं आया। एमसीडी की गलतियां हैं जो हमने करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, लेकिन प्रॉब्लम दूसरी ओर है। अगर हम अपनी गलती मान रहे हैं तो दूसरी जो आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है वो भी तो अपनी गलती माने। वो दोष दे रही है पराली को, पराली है, सिर्फ पराली ही कारण है क्या? दिल्ली के अंदर एक स्टडी कहती है कि लगभग 8 से लेकर 15% पराली का दोष है। लगभग ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक एमिशन जो व्हीकल एमिशन है उसका 20% दोष है। लगभग 20% इंडस्ट्रियल है, बाकी डस्ट वगैरह का है। सवाल यह है कि जो आपके हाथ में चीजें हैं वो तो आप करिए, दूसरों को आप दोष दे रहे हैं। आज ट्रैफिक के अंदर दिल्ली के अंदर सोचिए, अब सोच के डर लगता है, एक मिनट, सोच के डर लगता है कि दिल्ली के अंदर मेट्रो ना होती आज तो क्या हाल होता? मैं फिर बोलूंगा, क्या हाल होता है? मैं फिर बोलूंगा। आपके पिता आदरणीय मदन लाल खुराना जी दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे। 5 साल में आपने 3 मुख्यमंत्री बना दिए। आपको पर्यावरण की बात कर रहा हूं, मैं विजन की बात कर रहा हूं, निवेदन की बात कर रहा हूं, हरीश से मेरा निवेदन है कि हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में क्यों फंसे हुए हैं? बीजेपी आम आदमी पार्टी को बोलती है। अच्छा, एक अभी हरीश जी ने बोला कि हमने कभी इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, तो साहब आपकी पार्टी किसी ने भी नहीं बनाया, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? मेरे तो 3 प्रश्न है आज, मेरे 3 प्रश्न है दीपक जी। मेरा पहला प्रश्न ये है कि कहीं भी आज देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण राजनीतिक बयानबाजी होती है, धर्म को लेकर होती है, जाति को लेकर होती है, सारे नेता उलझ जाते हैं। कभी प्रदूषण को लेकर कोई क्यों नहीं उलझता? मेरा दूसरा प्रश्न। उलझ रहे हैं ना, अभी झगड़ रहे हैं, अभी झगड़ रहे हैं। वो पर्यावरण मंत्री ने कहा इमरान हुसैन ने कि 1 साल के अंदर 40 मीटिंग हुई और 40 डायरेक्शन गए, लागू एक भी नहीं हुआ। वो बोल रहे इतना काफी है। दीपक जी, स्मोक की ये हालत हो गई है, इस वजह से सबको इनको इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा है। दूसरा मेरा प्रश्न आज इन तीनों से है या इस देश की राजनीतिक पार्टी से है कि साहब एक चीज बताइए, आपका जो चुनावी एजेंडा होता है या जो चुनावी मैनिफेस्टो होता है उसमें सबसे पहला क्यों नहीं होता कि वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण को लेकर सबसे पहली चीजें क्यों नहीं होती है? ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। अब हारून यूसुफ जी मुझे ये बताइए कि 70 साल में ज्यादातर वक्त कांग्रेस की सरकार रही। मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूं। अब मुझे ये बताइए कि गौरव अग्रवाल पूछ रहे हैं इनकी गलती क्या है? और आप 15 साल दिल्ली के अंदर रहे, विभिन्न पोस्टों पे रहे, आप एक बहुत ही शानदार मंत्री रहे, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या दिल्ली का कोई विजन नहीं था? आप कहेंगे कि हमने सीएनजी बसें लागू करी, आपने नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया आपको, तब आपने करी। आप कहेंगे कि आपने मेट्रो चलाई, मेट्रो का विजन अलग था। मुझे आप बेसिक चीज बताइए कि बेसिक हाइजीन फैक्टर की तरफ न कांग्रेस ध्यान देती है, न बीजेपी ध्यान देती है। और माफ कीजिए, आप पार्टी के बारे में मैं कोई शब्द कहना नहीं चाहता हूं, वरना बहुत जल्दी इन लोगों को बुरा लग जाता है। बोलिए हारून साहब। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने कहा कि भगवान भरोसे है पूरी दिल्ली। खाली दिल्ली नहीं, पूरा हिंदुस्तान भी भगवान भरोसे है। और जहां तक आपने पूछा कि कांग्रेस ने क्या किया, अगर आपको याद हो 98 में सड़कों के ऊपर जब जाते थे तो ग्रीस चेहरे पे होती थी, व्हाइट शर्ट जो है वो ब्लैक होकर निकलती थी। जिस तरीके से दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चेंज हुआ, जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएनजी के लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारे आदेश और भी दिए थे, लेकिन क्या किसी सरकार ने उसको संजीदगी से लिया? हमने सीएनजी लागू किया, न सिर्फ बसों पे, तमाम जो कमर्शियल व्हीकल्स थे उनके ऊपर सीएनजी लागू किया। दूसरी बात यह, आज जो दिल्ली की हालत है, बेसिक मुद्दा यह है कि पिछले 2 साल से लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का आलम है दिल्ली में, आज सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं, मट्टी वहां इकट्ठी है। और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र खुराना जी यहाँ बैठे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है। कोई सड़कों के ऊपर जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है वो तूफान से
की तरह चल रही है। छोड़िए साहब, आप तो 15 साल अनऑथोराइज कॉलोनी को ऑथोराइज बनाने वाले थे, एक बनी क्या? तो हारून भाई, मैं पॉलिटिकल स्पीच में जाना ही नहीं चाहता। मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि आप 15 साल से उन अनऑथोराइज कॉलोनी को ऑथोराइज करने वाले थे, ये आम आदमी पार्टी वाले भी करने वाले थे, ये हरीश खुराना जी भी करने वाले थे, हुआ कुछ नहीं। ऋचा जी, आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 1 साल पहले आपने जो वैक्यूम स्वीपर क्लीनर बनाया था वो कहाँ है? आपकी सरकार के पास आज कितने हैं और वो कहाँ खड़े हुए हैं? तो फेल हो गए कह रहे हैं, आपने खुद ने माना फेल हो गए। पायलट प्रोजेक्ट। जी दीपक जी, आपके चैनल पे मैंने कल भी और परसों भी कहा था कि हमने पायलट किया था और वो पायलट सक्सेसफुल नहीं था। तो हम अगर किसी चीज को प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं और वो अनुकूल नहीं होता है तो उसमें हमें कोई गलती मानने में तो 1 साल में आपको समझ नहीं आया? 1 साल में आपको, ऋचा जी माफ कीजिएगा, 1 साल में ऑल्टरनेट आपको समझ नहीं आया? बातें कह रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं सर। हाँ नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, नहीं 1 साल पहले ही उसी वक्त समझ आ गया था और इसीलिए वो नहीं दिख रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑल्टरनेट नहीं था पंजाब में, क्या दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है? ऑल्टरनेट नहीं था। एनडीएमसी कर रहा है। पंजाब में 49 करोड़ रुपीस का बजट दिया गया था फार्मर्स को देने के लिए। उससे अब फिर आपको बोलेंगे, मैं फिर आपको खैरा की पिक्चर दिखाऊंगा, मैं आपको फिर खैरा की पिक्चर दिखाऊंगा, ये आंकड़े अभी अभी मैंने देखे हैं और ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े पिक्चर दिखाऊंगा। हरियाणा ने अपने पैसे पार्शियली इस्तेमाल किए हैं। तो अगर कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता की, सर एक बात सुनिए, वो तो मैं पहले ही मान चुकी हूँ, परंतु अगर कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, राज्य सरकारें अपने पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं जो फार्मर्स को देने के लिए उन्हें मिले हैं, ये बहुत ही चिंता और निंदा की बात है। आप कैसे बच सकते हैं? सारा हमारा है, हम तो भगवान भरोसे, भगवान भरोसे, हम तो भगवान भरोसे। मुख्यमंत्री मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जो मुख्यमंत्री 5 दिन पहले ऑड इवन के बारे में ये बोले कि ऑड इवन फेल हो गई, मैं नहीं कह रहा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है नेपाल के अंदर ऑड इवन फेल हो गया और वो कहे आज ऑड इवन को दोबारा लगा रहे हैं। तो मैं सोच सकता हूँ वाकई भगवान भरोसे जी, वाकई भगवान भरोसे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हरीश खुराना की स्टेटमेंट नहीं है, ये दैनिक जागरण की स्टेटमेंट, एक्चुअली दिल्ली वासियों की वजह से कह रहा है ऑड इवन फेल हो गया पिछली बार वाला और अब फिर ऑड इवन लेके आ रहे हैं। दैनिक जागरण की स्टेटमेंट है और क्या दिल्ली वासियों की वजह से ही आज पूरे उत्तरी भारत पे काले ऋचा पांडे जी जब आपने ऑड इवन लागू किया था तो उसकी सफलता के विज्ञापन कितने करोड़ के प्रकाशित किए थे? यही आप बताना चाह रहे हैं आज अपने चैनल के माध्यम से। ऋचा जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जब आपने ऑड इवन लागू किया था कितने करोड़ के एडवर्टाइजमेंट करे थे आपने? चेहरे वाले विज्ञापन देखे हैं, उससे बहुत कम में हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। गौरव, आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं? जितने करोड़ के एडवर्टीजमेंट दूसरे राज्य अपने राज्यों के प्रचार में खर्च करते हैं उससे कंपैरिजन में बहुत कम हुए। कहीं ना कहीं ये डिबेट सारे स्टेक होल्डर को बैठाकर साथ समझने की बात है। नहीं जाते साहब, ये नहीं बैठना चाहते, ये आरोप प्रत्यारोप। मैं आपको एक पत्र हरियाणा ये नहीं कर रहा, बीजेपी ये नहीं करती। मैं आपको एक पत्र दिखाता हूँ, ये साउथ एमसीडी ने लिखा है। लिखा किसको है? इसका हेडर मिटा दिया गया है क्योंकि मैंने भी इसको सोर्सेज से निकाला है। 31 अक्टूबर को लिखा गया है ये पत्र और 31 अक्टूबर को लिखा गया है कि साउथ एमसीडी को सोर्सेज से ज्ञात हुआ है, सोर्सेज से ज्ञात हुआ है। जरा सबको फ्रेम में दिखाया जाए, सबकी रिएक्शन दिखाई जाए। सोर्सेज से हमको ज्ञात हुआ है कि पीडब्ल्यूडी एक स्वीपिंग मशीन खरीद रही है, तो पीडब्ल्यूडी से पूछे कि वो कौन सी सड़क साफ करेंगे, हम कौन सी करें। ये 31 अक्टूबर का पत्र है, ये 31 अक्टूबर का पत्र है। बताइए हरीश खुराना जी, और बताइए क्या आपने एमसीडी के तीनों मेयर को बुलाकर आज तक बात की कि दिल्ली की सफाई कैसे होना चाहिए? और आपके तीनों मेयर क्या मुख्यमंत्री के पास गए? क्लियर है, दिल्ली में क्लियर है, 60 फुट से ऊपर रोड पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है, उसमें तो हमारा कोई हक ही नहीं है। पहले थी, सामने अरुण भाई बैठे हैं, अरुण भाई के राज के अंदर ही 60 फुट से ऊपर जितनी रोड्स है, जो कि 80% है दिल्ली के अंदर, 80% रोड्स पीडब्ल्यूडी के अंडर में आ गई है। उसमें हमारा तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। प्रॉब्लम यही है, मल्टी स्पीडिंग अथॉरिटीज का जो फायदा ये उठाना चाह रहे हैं कि अपनी गलती का ठीक है, फिर हम भगवान भरोसे हैं, फिर हम भगवान भरोसे, फिर हम भगवान भरोसे, फिर हम भगवान भरोसे। मैं सिर्फ आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप तीनों लोग स्टेक होल्डर हैं, आप तीनों लोग ग्रेट हैं। दीपक भाई एक मिनट,
जो मुख्यमंत्री, मैं फिर कह रहा हूं, 5 दिन पहले कहता हूं कि ऑड इवन फेल हो गया, 5 नवंबर को कह रहा है फेल हो गया, और आज फिर ऑड इवन लागू कर रहा है, तो इससे ज्यादा विपदा क्या होगी? दीपक जी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर बजाय आरोप प्रत्यारोप लगाने के इन्होंने आपस में बैठ के आपसी सहमति से, सुझाव से, सलाह से कर दिया होता, कुछ भी करा होता। इनकी तो सबकी आपस में कट्टी है, सबसे मुख्य आप समझ ही नहीं रहे दीपक जी, पक्की कट्टी है इन सबकी आपस में। तो उस कट्टी से हमारा क्यों नुकसान हो साहब? नहीं हो रहा है, हमारा क्यों नुकसान हो? मेरे बच्चे इस दम को हवा में क्यों सांस ले, CO2 में क्यों सांस ले? तीनों बैठे हुए ना, आप तीनों बैठे, तीनों से पूछ लीजिए। इसमें भाई मुझे ये बताइए कि ये MCD के ट्राइफरकेशन से क्या फायदा हो गया? आधे टाइम तो जो है साफ करने वालों को तनख्वाह ही नहीं मिलती अब। दीपक जी देश का मुद्दा है ये, प्रदूषण देश का मुद्दा है। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, दिल्ली में ये कह रहा हूँ मैं, आप रोटी मत दो, आप कपड़ा मत दो, आप मकान मत दो, आप रोजगार मत दो, आप फैसिलिटी मत दो, हवा में सांस तो चाहिए सर। आप पानी और सांस तो ये पानी आप नहीं दे सकते, सांस तो दे दो। अच्छा दीपक, अरुण भाई मुझे ये बताइए कि MCD का ट्राइफरकेशन करके कांग्रेस ने क्या अचीव कर लिया? खुद खिलाफ लगता है सही वक्त पे अरुण भाई के पास आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं ऋचा जी, मुझे बताइए कि आपने 13 सूत्री फॉर्मूले बताए थे, 13 सूत्री फार्मूला का क्या हुआ? वो फॉर्मूले काम क्यों नहीं करे और इस तरह की हालत क्यों हो गई? और 4 दिन से आपकी सरकार ने क्या काम किया NGT की डांट सुनने के अलावा? दीपक जी देखिए, ये सिवाय जो अगर 2 साल की आप डिबेट देख लें तो 2 साल की आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। ऋचा बोलिए। क्या मैं जवाब दे सकती हूँ? बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। हाँ हारून जी, मैं बोल रही हूँ। अभी हम वाटर स्प्रिंकलिंग हम शुरू कर चुके हैं। अभी इस कब की आपने शुरू? आप मुझे बताइए ना, कब की आपने शुरू? जिस दिन एयरलॉक डे हो गया रही है। ऋचा जी काउंटर सवाल का जवाब दे दीजिए, एक तरफा मत बोलिए। जिस दिन आपने वाटर स्प्रिंकलिंग शुरू की, जिस दिन एयरलॉक डे था। हाँ बोलिए, पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने वाटर स्प्रिंकलिंग किस दिन शुरू की? तो जिस दिन एयरलॉक डे हो गया, दिल्ली धुंध में डूब गई कि जब हमको बिल्कुल देखिए दीपक जी, आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछ रहे हैं। EPCA ने फरवरी से समय समय पे सारे स्टेकहोल्डर्स को नोटिफिकेशंस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉडी बनाई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात मानना भी बहुत जरूरी है। हम तेजिंदर बग्गा की तरह जाके पटाखे नहीं जलाते हैं बैन के टाइम पे। तो उसके बाद हमने जो हमें कहा गया है, पटाखे बैन हमने अप्रैल से किए हुए हैं दिल्ली में। पहले से ही हमारे वेडिंग्स में पटाखे दिल्ली में बैंड है, पॉलिथीन्स बैंड है। एनफोर्समेंट इज ए इशू। पुलिस हमारे पास न होने के कारण हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं। परंतु हमारे जो दूसरे भाई हैं, अगर वो मैं तो दोनों को बोल रहा हूँ। एनफोर्समेंट इशू वही ऋचा जी बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैं हरीश खुराना को जो बोल रहा हूँ, हरीश खुराना जी को बोल रहा हूँ। 2014 में आपके पास मैजिक की छवि थी। अगर कोई वॉयलेट करता है, आपके पास भी मैजिक की छवि थी 2015 जेल में होना चाहिए। पर वो खुलेआम घूम रहे हैं और अपने ट्विटर पे ट्विटर खेल रहे हैं। नहीं, इमरान हुसैन आप एक काम करिए, खेरा को अंदर करिए, तेजिंदर बग्गा से इस्तीफा मैं दिलवाता हूं। बोलिए, करेंगे? दोषारोपण करना बहुत आसान है। आप बात करो दिवाली की, हम बात कर रहे हैं आज की। आज जो हालत दिल्ली की हो गई है, पराली, जब खुद आप दोष दे रहे हैं कि पराली की वजह से है। मैं नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री कह रहा है। आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि पराली की वजह से दिल्ली की हालत हुई है। तो आप भी का विपक्ष का नेता, आप भी का विधायक पराली जलाते हुए गर्व कर रहा है और आप दोष दे रहे बग्गा को। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? चैलेंज कर रहे हैं। आप खेरा को हराइए, तेजिंदर बग्गा से ये इस्तीफा दिलवाएंगे। जी बताइए, जवाब दीजिए। बात कर सकते हैं आराम से। दोष देना आसान है किसी को, जी के जो एक्शन लेना चाहिए पंजाब सरकार ने आप कह रही है मैंने गलती मानी, किसने टीवी चैनल पे आके निंदा की? आपने कल मेरे मुंह में बोला था कि हाँ मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तो आप
मेरी तरह टीवी पे चैनल पे उनका खंडन कीजिए। सबसे मुख्य बात, आप टीवी चैनल का खंडन कीजिए कि हाँ सुंदर बग्गा ने गलत किया, वो नहीं आप करेंगे। मैं तो खंडन कर रही हूँ कि जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पराली की वजह से सब कुछ हो रहा है और उसी दिन अच्छा मेरे बात का आप एक जवाब दीजिए। आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती देखिए है? आप मेरे बात का जवाब दीजिए कि ताज, सुनिए अब ताजमहल पीला पड़ गया है। अभी ताजमहल पीला पड़ गया है, वो दिल्ली वालों ने तो पीला नहीं किया। गोल्डन टेम्पल फीका पड़ गया है, वो दिल्ली वालों ने नहीं किया। चलो लुम्बिनी खराब हो रहा है, वो दिल्ली वालों ने नहीं किया। गौरव अग्रवाल का सवाल सुन लीजिए आप। मैंने तो दिखाई दी है प्रॉब्लम चलने वाली है। मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऋचा जी एक मिनट सुन लीजिए। ऋचा जी मेरी बात सुन। ऋचा जी मेरे दो प्रश्न है। ऋचा जी प्लीज, आप सभी लोगों से, ऋचा जी से नहीं, आप सभी लोगों से दो प्रश्न है। पहली बात यह साहब कि पिछले साल दीपावली के बाद, पिछले साल दीपावली नवंबर में थी, उसके बाद 4 दिन तक लगातार यही परिस्थितियां थी स्मोक की। तो हमें जब ये पता था कि दीपावली के बाद ये परिस्थितियां बन सकती हैं, तो हमने कोई कॉन्क्रीट एक्शन प्लान क्यों नहीं तैयार किया एडवांस में? मेरी पहली चीज। दूसरी चीज, आज जिस तरीके से आप अपने एक दूसरे के ऊपर छींचलेदारी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो आज मैं ये सोचता हूं कहां आप बैठकर बात करेंगे, कहां बैठकर इसका समाधान निकलेगा। मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग बैठे, मैंने तो बोल दिया गौरव, पक्की कट्टी है इनकी पक्की कट्टी आप है लोगों को आईआईटी वालों को बुलाना चाहिए, आईएम वालों को बुलाना चाहिए, पर्यावरण विदों को बुलाना चाहिए, विदेशों से लोगों को बुलाना चाहिए। आप लोग आपस में सहमति नहीं है आपकी? मैं जवाब दूं इस पे? आप एक मिनट मुझे पहले जवाब दें। गौरव आप जो बात कर रहे हो बैठने की, जवाब ले लीजिए। 1 मिनट सुन लीजिए, मैं भी जवाब दे रहा हूँ। जवाब लेना चाहेंगे आप? नहीं, मैं दोनों को मौका दूंगा। पहले ऋचा जी बोलने, जवाब दीजिए ऋचा जी। गौरव की इस बात का जवाब दे दीजिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि सोशल मीडिया पे आप लोग क्या ट्वीट खेलते हैं और आप पब्लिक क्या लिख रही है आपके बारे में। अभी दिखाता हूं, बताइए ऋचा जी। हाँ गौरव जी, पिछली बार जो हालत हुई थी उसके बाद ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था, जिसमें उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ही कर लेना, ना केंद्र सरकार कुछ करे ना राज्य सरकार कुछ करे। 5 राज्य मिलकर काम करेंगे तभी ये काम होगा। और 17 सर सुन लीजिए, और 17 एजेंसीज हैं दिल्ली ही में जिनको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर एक एजेंसी भी फेल होती है, अगर एक एजेंसी भी अपना टारगेट अचीव नहीं करती है या अपने माइलस्टोन्स अचीव नहीं करती है, तो सारी और एजेंसीज पे इसका फर्क पड़ेगा। जो आज हो रहा है वो उसी से देख रहे हैं। जब हमने कहा कि हमने क्या किया सिवाय झूठ बोलने के? 29 दिसंबर 2015 को मैं डेट बता रहा हूँ आपको, 29 दिसंबर 2015 को प्रूफ पड़ा हुआ यहाँ पे। सुन लीजिए ऋचा जी, एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपकी बात सुन लीजिए। 29 दिसंबर 2015 आप ये बताइए, कांग्रेस की सरकारों ने और हरियाणा और केंद्र की सरकारों ने कितना पैसा सब्सिडी अपने किसानों को दिया। पेमेंट्स है, वैक्यूम क्लीनर्स है, ग्रीनरी कैसे बढ़ाई जाए, ये मास्टर एक प्लान, एक्शन प्लान दिया गया 29 दिसंबर 2015 को, दिवाली के इमीडिएटली बाद। एक भी, मैं कह रहा हूं एक भी पॉइंट कवर नहीं किया गया इन लोगों से, फिर हमें दोष देते हैं। चलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ऋचा जी, हारून भाई, हरीश खुराना, गौरव अग्रवाल, चारों लोग सुन ले, फिर मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या मजाक बनाया और लोग क्या मजाक उड़ा रहे हैं इस सरकार के बारे, सरकारों के बारे में। सरकार नहीं कह रहा हूं मैं, सरकारों के बारे में। ये आपके इन्वायरमेंट मिनिस्टर को लेकर लेटर लिखा है पवन हंस वाले ने। तारीख मैं बता दूं आपको, तारीख है 10 नवंबर 2017 आज। और पवन हंस वाले बोल रहे हैं, क्योंकि उनसे 2 दिन पूछा गया कि क्या आप वाटर स्प्रिंकलिंग कर सकते हैं, यह आपने पवन हंस से पूछा, दिल्ली सरकार ने पवन हंस से पूछा, और पवन हंस ने अपनी रिजर्वेशन बताई किस तारीख को? 10 तारीख को। ये लेटर चल रहा है मेरे इस पे, 10 तारीख को लेटर लिखा। देखिए ये गलत चल रहा है, ये जो शायद ये आप जो फ्रेम दिखा रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैं ऋचा जी आपसे जानना चाहता हूं, आग लगने पर कुआं खोदा आपने? 1 साल पहले लिख लेते, 2015 में जब ये नौबत आई थी तब कर लेते, 2016 में जब ये नौबत आई थी तब कर लेते। आप बताइए मुझे, इसका जवाब दे दीजिए। मैंने हरीश जी को भी टाइम दे दिया, आपको भी टाइम दे दिया। बताइए ऋचा जी, सॉरी मैं आप पे हार्ड हो रहा हूं, बट आज गौरव के दर्द देख के मुझे भी दर्द हो रहा है। आपने एक बहुत
नहीं, ये आपका अधिकार है और आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं ये आप उसके साथ न्याय कर रहे हैं अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज आप ये मुझे लेटर दिखा रहे हैं कि हमने अब क्यों मांगे हेलीकॉप्टर की आवश्यकता अब पड़ रही है इसलिए मांगे हैं। हमने ऑड इवन पहली बार अगर देश में किया, अगर हमने ना किया होता तो आज आप मुझे लेटर दिखा रहे होते कि आज तक आपने ऑड इवन क्यों नहीं किया। अच्छा, मैं तो ऑड इवन पे जाई नहीं। अगर 2 दिन पहले छोटे से सवाल का जवाब दे तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि ऋचा जी ऑड इवन कब लागू करेंगे। आज दोपहर 2 बजे, एक मिनट सुन लीजिए, अब आपका जवाब मैंने सुन लिया। आज दोपहर 2 बजे एनजीटी ने आपसे पूछा कि कितना प्रदूषण कम हुआ ऑड और इवन करने के बाद। आपने कल तक का एडजॉर्नमेंट क्यों मांगा? आपने आज ही 2 बजे क्यों जवाब नहीं दे दिया? ये आंकड़े हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि ऑड और इवन से कुछ नहीं हुआ। आज सूरज देवता आए हैं तो आज थोड़ी सी धुंध और उसकी चादर कम हुई है, लेकिन पॉल्यूशन AQR जिसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो उतना का उतना ही है। हाँ दीपक जी, इतना ही नहीं, मैं यहाँ कहना चाहूंगी हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं। ऑड इवन के भी प्रोज और कॉन्स हैं, बेनिफिट्स भी हैं, और जो एडवांटेजेस शायद हम सोच रहे थे वो नहीं, पर फिर भी हम छोटे छोटे परसेंटेजेस में भी अगर पोल्यूशन को लोकली कंट्रोल कर सकती है दिल्ली सरकार तो वो करेगी। एमसीडी हमारा साथ करेगी, या दे, कब करेगी मैडम, ये बता दीजिए कब करेगी। जो स्टेक होल्डर मुझे एक तारीख बता दीजिए, इस तारीख को करेगी। 3 साल से प्रॉब्लम है। गार्बेज बर्निंग के लिए क्या किया? नहीं, मैं तो हरीश खुराना जी से ये पूछता हूँ। हरीश खुराना जी, एक आदमी 20 से 25 हजार रुपए कमाता है, मेट्रो का किराया आपने बढ़ा दिया, 4 गुना पार्किंग फीस बढ़ा दी, जो 20 रुपए देता था अब वो 80 रुपए दे रहा है। ठीक है, आपने किराया बढ़ाया मेट्रो का, उसके बाद मेट्रो में आम आदमी का चलना दोपहर हो गया है, वो चल नहीं पा रहा है। बंदी भी कर दी और जीएसटी भी कर दी। नहीं मैडम, फिर मेरा मुंह खुलवाएंगी आप। आपने तो सांसबंदी कर दी है, आप लोगों ने मिलकर सांसबंदी कर दी है। नोटबंदी क्या कॉम्पीट करेगी उसके आगे? जब आदमी की सांस ही बंद हो जाए तो नोट का क्या करेगा? जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या ये सब चीजों मेट्रो लाइफ लाइन बनी हुई है, इसका सत्यानाश करने में, सुन लीजिए आप, सुना करिए। देखिए, आपने सवाल पूछे, जवाब भी सुनिए। आप जो कह रहे बढ़ाया, उसका सत्यानाश करने का हाल ना, फिर ये बैठी है सामने, इनकी पार्टी है। 4th फेज आज तक इन्होंने कंप्लीट नहीं साइन नहीं किया। 4th फेज, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस ने 15 साल रूल किया, बीजेपी की 6 साल की सरकार थी सेंटर के अंदर, ऐसी प्रॉब्लम तो कभी नहीं आई, तू में कभी नहीं हुई। ऐसे 5 साल हमने भी शासन किया, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे तो आज तक कभी नहीं हुआ। 4th फेज, इतना इंपॉर्टेंट फेज रोक दिया गया है इनकी परमिशन ना देने की वजह से, और आप दोष दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 50% तो ये भी बना रहे हैं। गौरव नहीं, ऋचा जी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के दिलो दिमाग में क्या है। और जब वो सुनिए, आप सोशल मीडिया पर चढ़कर चुनाव जीती थी ना, आप सोशल मीडिया दिल्ली के बारे में क्या लिख रहा है कि दिल्ली सरकार के अलावा कोई और सरकार है और दिल्ली के अलावा पूरे देश में कोई और विपक्ष है। नहीं, मैं तो आपके सामने हरीश खुराना को भी उठा रखा है, उनसे भी यही सवाल पूछ रहा हूँ, हारून से भी यही सवाल पूछ रहा हूँ, और ऋचा पांडे से भी यही सवाल पूछ रहा हूँ। आप मैं दिखाता हूँ कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। 50% किसकी हिस्सेदारी है? दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी है। उस वक्त क्यों नहीं बोले आप लोग? उस वक्त क्यों नहीं बोले? वहां तो आप लिख दिया एमसीडी से पहले आधा बढ़ाना, क्योंकि हमें वोट कम हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही के अफसरों ने लिखा है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है वहां पे। इसलिए झूठ बोलना बंद करिए आपकी सरकार। ठीक है, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ गौरव, आपके से 1 मिनट आ रहा हूँ। मैं ये एंकरिंग बताना चाहता हूँ, लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि क्या लोगों के दिमाग में है। जब वो उनका दिमाग खराब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं दिमाग का दही हो गया, तो दिमाग के दही होने के बाद आदमी क्या लिखता है? देखिए, प्रदूषण लोगों के दिलो दिमाग पर का असर तो डाला है, या साथ ही सोशल मीडिया में भी प्रदूषण वायरल हो गया है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन इस पोस्टर में गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम बदलकर सोशल मीडिया ने रख दिया है गैंग्स ऑफ खांसीपुर। गैंग्स ऑफ खांसीपुर। ऋचा जी सुन लीजिए। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये शाहरुख खान की फिल्म चक दे का पोस्टर है, लेकिन सोशल मीडिया ने कर दिया इसे चोक दे नाम दिया है। यानी दिल्ली के प्रदूषण से कैसे लोगों का गला चोक हो गया है, उसे दिखाने की कोशिश की गई है। अब तीसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर
हम दिल दे चुके नाम की सॉलिड सुपरहिट फिल्म की है, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे बना दिया है हम लंग्स दे चुके सनम। वाकई उन्होंने लंग दे दिया है, वाकई उन्होंने लंग दे दिया है, हम लंग्स दे चुके सनम। और चौथी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये भी आप देख लीजिए। चौथी तस्वीर में एक कार्टून है, इसमें एक व्यक्ति को मुंह पर मास्क और पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर रखे हुए दिखाया गया है। सामने एक रिपोर्टर इस व्यक्ति से पूछ रहा है कि आप क्या चांद पर जा रहे हैं, तो वो जवाब दे रहा है नहीं नहीं साहब मैं दिल्ली जा रहा हूं। वो कह रहा है नहीं नहीं साहब मैं दिल्ली जा रहा हूं। गौरव, आपके कंक्लूडिंग कमेंट, मैं आपसे शुरू किया था, आज आपसे खत्म करना चाहूंगा। दीपक जी, सबसे मुख्य बात यह है कि कहीं ना कहीं इस देश में जिस तरीके से आपस की बयानबाजी, आपस की जो खींचतान है राजनीतिक दलों की, वो खत्म करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को मिल बैठकर, और जितने भी पर्यावरणविद हैं और जितने भी अच्छे ये IITs वगैरह हैं, इन सबके साथ बैठ के कहीं ना कहीं एक सहमति, आपसी सहमति बनानी पड़ेगी। आपको आपसी सहमति की बात कर रहे हैं? अरे यहाँ तो कट्टी है भाई, पक्की कट्टी है। आप आपसी सहमति की बात कर रहे हैं। इनको उनका बोलना पसंद नहीं है, उनको इनका बोलना पसंद नहीं है। मेरे पास आपके नेशनल चैनल में आज मैं प्लेस करता हूँ, साथ दें, सामने बैठी मेरी आम आदमी पर नहीं। आइए केंद्र सरकार के साथ चलते हैं, जो मदद चाहिए मैं हम देने को तैयार है। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, बोलिए करने को तैयार है? आइए, जो मदद चाहिए आपको केंद्र से हम देने को तैयार हैं। हरी जी, आप बड़ा भाई आइए तो सही, बड़ा भाई बनके इनको क्यों नहीं, मैं बोलता हूँ आए, बड़ा भाई बनके क्यों नहीं, मैं क्या बोलूं? चलिए, मेरा पेपर उठाने का वक्त हो गया है। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वाकई आज की डिबेट से बात साबित हो चुकी है कि हम पूरी तरह से भगवान भरोसे हैं। आगे क्या होगा अल्लाह जानता है, ईश्वर जानता है। शुभ रात्रि।